अब शुरू करने वाले हैं केमिकल मेथड्स। अभी तक हमने पढ़ा है फिजिकल मेथड्स टू फाइंडिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब हम पढ़ेंगे केमिकल मेथड्स टू फाइंडिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये भी चार है। सबसे पहला मोलैरिटी, मोलैरिटी जिसका सिंबल मैंने बताया कैपिटल एम हम लेंगे। सेकंड वन इज मोलैलिटी, मोलैलिटी सिंबल स्मॉल एम हम लेंगे। नेक्स्ट इज नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी एंड द लास्ट वन इज मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन इसका सिंबल जाई या एक्स हम लेकर के चलते हैं, जाई या एक्स हम लेकर के चलते हैं। तो हम एक एक कवर करेंगे। पहले हम कवर करते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या है? मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, एग्जांपल के तौर पर मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, ये एनी सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम मेरे पास 1 लीटर है, ये फिक्स्ड है। ये कोई भी सॉल्यूशन है जिसके अंदर जिसके वॉल्यूम मैंने कितनी कंसिडर की है, 1 लीटर। अब ये जब सॉल्यूशन है, कोई भी सॉल्यूशन कब बना होगा? जब उसके अंदर सोल्यूट डिसोल्व किया गया होगा सॉल्वेंट के अंदर, मींस इसके अंदर क्या है, ऑलरेडी प्रेजेंट है सोल्यूट भी और इसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है सॉल्वेंट भी। कोई सॉल्यूशन कहा जा रहा है, सॉल्यूशन कहा जा रहा है दैट मींस सोल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर है, होमोजेनियस मिक्सचर है। अब जब इसके अंदर सोल्यूट भी प्रेजेंट है तो उसके भी कुछ मोल्स प्रेजेंट होंगे, उसके भी क्या होंगे, कुछ मोल्स प्रेजेंट होंगे, कुछ मोल्स प्रेजेंट होंगे किसके, सोल्यूट के, इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। द मोल्स ऑफ वे मोल्स सोल्यूट के जो प्रेजेंट है इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इसी को क्या कहते हैं, मोलैरिटी। अगर 5 मोल प्रेजेंट है सोल्यूट के 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में तो इसे कहते हैं 5 मोलैरिटी का ये कंसंट्रेशन है इस सॉल्यूशन का। अगर 10 मोल सोल्यूट के प्रेजेंट है इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन तब इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कही जाएगी कि 10 मोलैरिटी का सॉल्यूशन है और रिप्रेजेंट किया जाएगा ऐसे 10 कैपिटल एम। इसका मतलब होगा कि इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी है, 10 है। मतलब 10 मोल्स जो हैं, 10 मोल्स जो हैं ऑफ सोल्यूट वो डिसोल्व है, वो प्रेजेंट है इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर है जिसमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपको गिवन होंगे। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट, टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूट्स, सोल्यूट present in 1 liter of solution. 1 liter of solution is called molarity, denoted by capital M and given as क्या होगा, डेफिनेशन से ही बताओ, डेफिनेशन से हम लोग देखेंगे। मोलैरिटी कैपिटल M क्या होगी, डेफिनेशन क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट जो प्रेजेंट हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेंगे, हम हमेशा लीटर में लेंगे। डेफिनेशन में पता चल रहा है लीटर में। मोल्स ऑफ सोल्यूट का जो सिंबल होगा वो एन होगा, एन होगा, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का जो सिंबल होगा वो वी होगा। मींस हम कह सकते हैं कैपिटल एम इक्वल्स टू एन अपॉन वी, और जो इसकी यूनिट हो गई, इसकी यूनिट जो हो गई वो हो गई मोल्स लीटर इनवर्स, मोल मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स। इज दैट क्लियर? बट जो सोल्यूट का मोल्स होगा वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सोल्यूट का वेट अपॉन उस सोल्यूट का मोलर मास, सोल्यूट का वेट अपॉन सोल्यूट का मोलर मास। सो मोलैरिटी का जो फॉर्मूला की बन के आएगा वो क्या बन के आएगा, एन के प्लेस पे हम सेट करेंगे W अपॉन M, और ये अपॉन में क्या चल रहा है V। ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है अगर V किस में दिया गया है, लीटर में। बट इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो V होगा वो गिवन होगा मिलीलीटर में, ml में। तब हम क्या करेंगे, मिलीलीटर को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 का इस्तेमाल करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से mv और मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर मैंने 1000 से। अब ये मेरा जब मेरा क्वेश्चन मोलैरिटी का, जब मेरी मोलैरिटी का क्वेश्चन में वॉल्यूम जो होगी सोल्यूशन की वो लीटर में होगी,
तो मैं डायरेक्टली इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा। और अगर वॉल्यूम जो है वो मेरी ml में है तो मैं इस तरह के क्वेश्चन का इस्तेमाल, इस तरह के फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा। इज दैट क्लियर? एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर। एक क्वेश्चन अगर मैं देखूं मोलैरिटी पर तो क्या हो, तो क्या होगा, ये रही। इफ 196 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड is present in 500 ml of solution, then calculate molarity of solution. Calculate molarity of this solution. अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो हम जानते हैं सोल्यूट और सोलवेंट ये दोनों मिलकर के ही क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन को क्रिएट करते हैं। 196 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो है दैट इज द सोलवेंट। 196 ग्राम ऑफ किसका, सल्फ्यूरिक एसिड, ये हो गया मेरा सोलवेंट। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितने गिवन है मेरे पास, 500 ml मेरे को गिवन है। अगर सल्फ्यूरिक एसिड की बात की जाए इसका मोलर मास क्या होता है, इसका मोलर मास क्या होता है, हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 AMU, हम ग्राम मोल इन से में लेंगे तो मोलर मास क्या होगा, 2 हाइड्रोजन का 2, सल्फर का हो गया 32, ऑक्सीजन का हो गया 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज इक्वल्स टू 64 ग्राम मोल इनवर्स, दैट इज इक्वल्स टू 98 ग्राम मोल इनवर्स। अब मोलैरिटी आपसे रिक्वायर्ड है, मोलैरिटी कैपिटल M विच इज इक्वल्स टू W अपॉन MV, बट V जो है वो ml में मेरा गिवन है तो मैं क्या फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, 1000 में लेकर के चलूंगा। वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट विच इज इक्वल्स टू 196 into 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट विच इज इक्वल्स टू 98, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच इज इक्वल्स टू 500। 500 से 2 टाइम्स कट गया, ये 2 टाइम्स कट गया, 2 टू ज़ा 4 मोल पर लीटर, या 4 मोलैरिटी है इस सोल्यूशन की, 4 मोलैरिटी है इस सोल्यूशन की, या कह लो कि मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन बिकम्स 4 मोल पर लीटर। मींस 1 लीटर सोल्यूशन में जो सल्फ्यूरिक एसिड के जो मोल्स प्रेजेंट हैं वो 4 है, ये मोलैरिटी होगी। अब हम करते हैं मोलैलिटी, मोलैलिटी को शुरू। मोलैलिटी क्या होगी इसको समझना है। मोलैलिटी, मोलैरिटी को हमने समझा, अब हम समझेंगे किसको, मोलैरिटी को। मोलैलिटी, मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या होता है ध्यान से समझना इस चीज को। मान लो मेरे पास 1 किलोग्राम सोलवेंट है, इस दफा 1 किलोग्राम क्या है मेरे पास, सोलवेंट है। जैसे वाटर मैंने लिया है, वाटर लिया है सोलवेंट, तो बनने वाला सोल्यूशन कैसा होगा, एक्वा सोल्यूशन होगा, क्योंकि एक्वा सोल्यूशन क्या होते हैं जिसमें सोलवेंट कौन होता है, वाटर कंसीडर किया जाता है। अगर 1 किलोग्राम मेरे पास सोलवेंट है, इस बार क्या है, सोलवेंट है, अगर मैं इसको चाहता हूँ सॉल्यूशन को बनाना, अगर मैं चाहता हूँ सोलवेंट से क्या बनाना, सॉल्यूशन बनाना, तो मुझे इसके अंदर क्या डिसॉल्व करना पड़ेगा, अभी सोल्यूट डिसॉल्व करना होगा। अब कितने मोल्स, कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है वो डिसॉल्व किए जाएंगे 1 किलोग्राम ऑफ सोलवेंट में, जिससे कि सॉल्यूशन बन जाएगा, उसी को कहेंगे उसके मोलैलिटी, वही मोल्स कहलाए जाएंगे, इस सॉल्यूशन की क्या कहलाई जाएंगी, मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या हो गया, टोटल मोल्स, टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूट dissolved in 1 kg of solvent। सोलवेंट जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पे क्या लिया है यहाँ पर, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने क्या लिया है यहाँ पर, वाटर, यही इसकी क्या होगी, मोलैलिटी होगी। और डिनोट किससे की जाएगी, ये डिनोट की जाएगी स्मॉल m से, स्मॉल m से इसको हम डिनोट करेंगे, इसका सिंबल जो होगा वो स्मॉल m होगा। और गिवन ऐसे होगी, ये गिवन ऐसे होगी, कैसे, मोलैलिटी कैसे गिवन होगी, फॉर्मूला क्या होगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट, जिसको सिंबल किससे दिया जाता है, स्मॉल n से,
अपॉन वेट ऑफ बार क्या होगा, वेट ऑफ सोलवेंट, और वेट ऑफ सोलवेंट भी किस में लेंगे हम, किलोग्राम। तो वेट ऑफ सोलवेंट, और ये हमेशा किस में होना चाहिए मेरे पास, क्योंकि डेफिनेशन कहती है कि किलोग्राम सोलवेंट में कंसिडर किया जाता है। यहाँ पर सिंबल क्या होता है इसका, कैपिटल डब्ल्यू में सिंबल लेना हूं, या डब्ल्यू ऑफ सोलवेंट आप लिख सकते हैं। मोलैलिटी इक्वल्स टू एन अपॉन डब्ल्यू, इसकी यूनिट क्या हो गई, यूनिट जो हो गई, यूनिट ऑफ मेजरमेंट हो गया मोल पर केजी, मोल पर केजी, या मोल केजी इनवर्स, मोल केजी इनवर्स। इज दैट क्लियर? बट मोल्स ऑफ सोल्यूट आप कैसे कंसिडर करते हैं, कैसे निकाले जाते हैं, वो मैंने बताया, वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट ना, ये दिया, या M1 आप लिख सकते हैं, क्योंकि M दोनों नहीं ले सकते, एक जैसे हो जाएंगे। देखो ये रहे M इक्वल्स टू N अपॉन सॉरी W अपॉन M1 W। अगर यहाँ पर भी मैं स्मॉल m ले लेता हूँ, देन ये कैलकुलेशन में गड़बड़ी होगी, m स्क्वायर हो जाएगा। ये इससे बचने के लिए नया सिंबल यहाँ पर लिया गया है, विच इज इक्वल्स टू m। ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है, अप्लाई कर सकते हो। अगर w किसमें दिया गया है, kg। अगर w यानी कि वेट ऑफ सोल्यूट का जो सवाल है वो दिया गया है, क्वेश्चन आपका है वेट ऑफ सोल्यूट किसमें है, kg में गिवन है। बट अगर सवाल जो है आपका, क्वेश्चन जो है वेट ऑफ सोलवेंट जो है, वो आपका कई सवालों में केजी के प्लेस पर किस में आएगा, ग्राम्स में, तब मुझे उस ग्राम्स को कन्वर्ट करना होगा किलोग्राम में। मींस उसी तरह से हम मोलैलिटी का फॉर्मूला चेंज करेंगे, वो होगा W इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू वेट ऑफ सोलवेंट। ये मोलैलिटी, वेट ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोलवेंट। अगर वेट ऑफ सोलवेंट किलोग्राम में दिया गया है सवाल में, तो वो यहाँ पर हम फॉर्मूले को इस तरह से अप्लाई करेंगे, और अगर वेट ऑफ सोलवेंट जो है वो ग्राम में गिवन है तो इस तरह से अप्लाई करेंगे। ये क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद समझते हैं इस चीज। ये क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। क्वेश्चन है उसी तरह का क्वेश्चन ले लेते हैं अभी। क्या है क्वेश्चन मेरे पास, if 120 gram of NaOH is dissolved in 500 grams of water, in 500 grams of water to prepare a solution of 150, नहीं ये ले लेते हैं आप, 750 ml। then calculate molality and molarity of this solution। इस सॉल्यूशन की मुझे मोलैरिटी भी बतानी है, मोलैलिटी भी मुझे बतानी है। मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों मैं बताता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले वी नो दैट सोल्यूट प्लस सोलवेंट इक्वल्स टू सॉल्यूशन। सोल्यूट जो गिवन डाटा है सबसे पहले यहाँ पर मैं सेट करूंगा। 120 ग्राम NaOH को घोला गया है, मींस ये सोल्यूट है किसमें, 500 ग्राम पानी के अंदर, मींस ये क्या हो गया है, सोलवेंट। और जो सोल्यूशन बनाया गया है उसकी वॉल्यूम 750 ml दी गई है। आपको दोनों चीज पूछी है, मोलैरिटी भी पूछी गई है, मोलैलिटी भी आपसे पूछी गई है। तो सबसे पहले मोलैरिटी कैसे कंसीडर करते, कैसे निकालते थे, W अपॉन MV। V जो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो आपको ml में दी गई है। जैसे ही ml में मिलेगी फॉर्मूला ये अप्लाई करूंगा। वेट ऑफ सोल्यूट विच इज इक्वल्स टू 120 into 1000 अपॉन मोलर मास।
मोलर मास ऑफ सोल्यूट ये होगा आपका 40। कैसे होगा? NaOH का एटॉमिक मास जो होता है दैट इज इक्वल्स टू 23, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 8, इक्वल्स टू हो गया 40 ग्राम मोल इनवर्स। तो 40 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच इज इक्वल्स टू कितनी है? 750। ये कट गया 3 बार, इस कैंसिल आउट हो गया। ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई, 25 से कट गया, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया और 4 बच गया। 4 मोलैरिटी आ गई है सोल्यूशन की। अगर आपसे पूछी है मोलैलिटी, मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन, मोलैलिटी का मैंने फॉर्मूला क्या दिया है? W अपॉन M 1 W। जो W होता है ये कैपिटल W, ये क्या होता है? वेट ऑफ सोलवेंट। वेट ऑफ सोलवेंट यहाँ पर गिवन है ग्राम्स में, दैट्स व्हाई वी विल टेक 1000 इन द मल्टीप्लाई ऑफ सोलवेंट। weight of solute, W is the weight of solute which is equals to 120 into 1000। molar mass of solute, solute is NaOH जिसका मोलर मास कितना है मैंने बताया 40 ग्राम मोल इनवर्स होता है। W weight of solvent which is equals to 500 grams। 500 से 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, ये 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, 3 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे 6 मोल पर केजी या 6 मोलैलिटी होगी। इस तरह से सॉल्यूशन हमें क्वेश्चन दिया था, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की हमसे क्या है? मोलैरिटी और मोलैलिटी हम दोनों निकाली जा सकती है। मोलैरिटी क्या होगी? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलैलिटी क्या होनी है? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ये याद रखना, डेफिनेशन भी दिमाग में रखना। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट मेरा मोलैरिटी और मोलैलिटी को मैं अभी समाप्त करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ मैं आगे की तरफ, विच इज नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होता है? नॉर्मेलिटी समझने के लिए आपको ग्राम इक्विवेलेंस समझना हो। ग्राम्स इक्विवेलेंस, ग्राम्स इक्विवेलेंस ऑफ सोल्यूट हमें निकालना आना चाहिए। सोल्यूट या कोई भी कंपोनेंट होगा, बेसिकली सोल्यूट ही होगा। हम क्या करेंगे? अगर NaOH को हम ध्यान से देखें, ये एक बेस है, ये एक बेस है। बेस के लिए, बेस के अंदर कितना OH प्रेजेंट है दैट इज द एसिडिटी। तो एसिडिटी कितनी हो गई बेस की? इसकी 1 हो गई। अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड को देखता हूँ, ये एक एसिड है, इसका एसिड के लिए अगर मैं इसकी एसिड के लिए क्या देखी जाती है? बेसिडिटी। बेसिडिटी कितनी है? नंबर ऑफ H प्रेजेंट इन एसिड। तो कितने हैं यहाँ पर बेसिडिटीज? 2 है। कितने हैं? 2 है। अगर किसी भी कंपाउंड को बेसिकली एन फैक्टर निकालना ना, एन फैक्टर से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा किसी भी सब्सटेंस सोल्यूट के मोलर मास को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा किससे? एन फैक्टर से। एन फैक्टर एसिडिटी भी हो सकता है, बेसिडिटी भी हो सकता है, सीधी सी बात है। तो इसको क्या कहते हैं हम? कि वो क्या निकल जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंस निकल जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं H2SO4 की बात करता हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास 98 ग्राम मोल इनवर्स, अभी देखा 98। अगर मैं इसका ग्राम इक्विवेलेंस चेक करना चाहूंगा तो मोलर मास तो इसका 98 है ही, और इस एसिड की बेसिडिटी 2 है, मतलब इसका एन फैक्टर 2 है। जब मैं कैंसिल आउट करूंगा तो 49 ग्राम इक्विवेलेंस क्या होगा? H2SO4 का ग्राम इक्विवेलेंस निकल के आएगा। अब ये ग्राम इक्विवेलेंस क्या है? ग्राम इक्विवेलेंस से क्या होगा? ध्यान से समझ क्या है। अगर मान लो फिर से मेरे पास 1 लीटर कोई सोल्यूशन है, 1 लीटर कोई मेरे पास क्या है? 1 लीटर कोई सोल्यूशन है। अब सोल्यूशन कब होगा? जब इसके अंदर ऑलरेडी क्या प्रेजेंट होंगे? सोल्यूट भी प्रेजेंट होगा और सोलवेंट भी प्रेजेंट होगा। सोल्यूट भी प्रेजेंट होगा और सोलवेंट भी प्रेजेंट होगा। जब सोल्यूट भी प्रेजेंट है तो हमें चेक करना होगा कितना ग्राम्स इक्विवेलेंस, कितना ग्राम इक्विवेलेंस, हाउ मच ग्राम equivalence of solute present in 1 liter of solution, that is the normality, that is the normality of solution। normality of solution क्या है? ग्राम equivalence of solute present in
1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सिंबल क्या होता है इसका, नॉर्मेलिटी का क्या सिंबल होता है, सिंबल होता है, यूनिट क्या होगी, ग्राम इक्विवेलेंस, ग्राम इक्विवेलेंस लीटर इनवर्स या ग्राम इक्विवेलेंस पर लीटर, या हम इसका दूसरा सिंबल ही इस्तेमाल कर लेते हैं, यूनिट क्या कर लेते हैं इसका, एन ही इस्तेमाल में ले आते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, नॉर्मेलिटी इज गिवन बाय W अपॉन EV, और वही जहां W क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट, E इज द ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सोल्यूट, V इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर V जो है, अगर V जो है वो लीटर में गिवन है सॉल्यूशन में, तो ये फॉर्मूला एज इट इज अप्लाई करेंगे, बट अगर V जो है वो मिलीलीटर में आपको सवाल में क्वेश्चन में गिवन हो जाती है, तब वापस से आप फॉर्मूला चेंज करेंगे, क्या करेंगे, W इंटू 1000 अपॉन मास इक्विवेलेंस और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एक और नोट करके यहाँ पर दिमाग में रखने वाली बात क्या है कि जो नॉर्मेलिटी होती है, किसी भी सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी क्या होती है, वो होती है मोलैरिटी उस सॉल्यूशन की इनटू वैलेंसी, वैलेंसी या एन फैक्टर ऑफ सोल्यूट। अगर किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी को एन फैक्टर जो भी सोल्यूट के प्रेजेंट है उनसे, यानी कि वैलेंसी और सोल्यूट से मल्टीप्लाई कर दी जाएंगी, तो वो मोलैरिटी कन्वर्ट किस में हो जाएगी, नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी, नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। इसको ध्यान से समझना, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या हो, मोल फ्रैक्शन, लेट अस कंसीडर अ बाइनरी सॉल्यूशन। मान लो मेरे पास कोई बाइनरी सॉल्यूशन है, ये क्या है, कोई भी बाइनरी सॉल्यूशन है, पहले बाइनरी से शुरू कर देते हैं। कोई भी बाइनरी सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन कब होता है, जब इसके अंदर कितने कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे, 2 कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे। मान लो इसके अंदर कोई एक कंपोनेंट ए है और दूसरा कंपोनेंट बी है, इनमें से कोई एक सोल्यूट है, कोई एक सोलवेंट होगा, कोई भी हो सकता है, कोई ए सोल्यूट बी सोलवेंट या बी सोल्यूट ए सोलवेंट है, इस तरह से। अब ए के भी कुछ मोल्स प्रेजेंट होंगे इस सोल्यूशन में और बी के भी कुछ ना कुछ तो मोल्स प्रेजेंट होंगे इस सोल्यूशन में। लेट अस कंसीडर ए के Na मोल प्रेजेंट है, N is the symbol of moles and Na represent that moles of component A। इसी प्रकार से कंपोनेंट B के मोल्स क्या हो गए यहाँ पर, NB, NB। अब मोल फ्रैक्शन को समझना, मुझे क्या समझना है, मोल फ्रैक्शन, नाम से पता चल रहा है मोल का फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मींस डिवीजन, तो मोल का डिवीजन ही क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है। कैसे निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इज द फ्रैक्शन ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट विद टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट हैं, जितने भी कंपोनेंट है उन सबके मोल्स के साथ उस कंपाउंड का, जिसका मान लो ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट, ऑफ अ कंपोनेंट इज द फ्रैक्शन या रेशो या डिवीजन बोल लो, इज द रेशो ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट विद टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अब ये कैसे, इसको हम लैंग्वेज को हम फॉर्मूले के रूप में अगर ध्यान से देखें, मैंने बताया कि मोल फ्रैक्शन का सिंबल क्या होता है, या तो जाई होता है या क्या होता है, एक्स होता है। तो अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिखना चाहें, हम लिखना चाहें मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, ए कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन कैसे रिप्रेजेंट होंगे, वो होंगे जाई ए या फिर होंगे एक्स ए, क्या रिप्रेजेंट होंगे, एक्स ए। वे कैसे निकालेंगे, क्या बताया, किसी भी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन, किसी भी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन इक्वल होंगे रेशो, रेशो किस किस का रेशो, उस कंपोनेंट के मोल्स, तो उस कंपोनेंट के ए कंपोनेंट के मोल्स विच इज इक्वल्स टू Na विद टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। टोटल मोल्स कितने मोल्स हैं, टोटल
ए और बी के मोल्स, ए के मोल्स और बी के मोल्स। अगर तीन कंपोनेंट होते, मान लो ये बाइनरी सॉल्यूशन ना होता, ये तीन कंपोनेंट चार कंपोनेंट रखता, तो मान लो सी और होता है सॉल्यूशन के अंदर, सी कंपोनेंट और प्रेजेंट होता और उसके मोल्स होते एमसी, तब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए विच इज इक्वल्स टू एक्स ए क्या होता, एन ए को टोटल से डिवाइड करते, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। अगर बात की जाए मोल फ्रैक्शन, यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, वो क्या होगा, जाई बी या फिर एक्स बी इक्वल्स टू क्या होगा, क्या बताया, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल्स टू द फ्रैक्शन और रेशियो इज इक्वल्स टू द डिवीजन। किस किस का डिवीजन होगा, मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, उसी कंपोनेंट के मोल्स विद टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मोल्स विच इज इक्वल्स टू एन ए प्लस, यहाँ पर टोटल मोल्स कितने हैं, ए और बी। एक चीज और याद रखना, यहाँ पर नोट करके पहले समझो, पहले यहाँ पर समझना है। अच्छा, ये तो यूनिट लेस तो ये पक्का होगा, यूनिट लेस तो ये क्वांटिटी होगी ही होगी, क्यों भाई, मोल्स ही ऊपर भी मोल्स नीचे भी मोल्स, मींस ऊपर की यूनिट भी क्या होगी मोल्स, नीचे की भी यूनिट मोल्स होगी, तो कैंसिल आउट होकर के क्या आएगी, एक यूनिट लेस क्वांटिटी आएगी, बेसिकली एक फ्रैक्शन निकल के आएगा, बेसिकली क्या निकल के आएगा, एक फ्रैक्शन निकल के आएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे हम क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, अगर ये बताओ ध्यान से, अगर मैं कोई बाइनरी सोल्यूशन है, कोई बाइनरी सोल्यूशन है, उसके अंदर दो कंपोनेंट है ए और बी, और अगर मैं दोनों के मोल फ्रैक्शंस को सम कर दूं तो क्या हो, मतलब जो भी सोल्यूशन के अंदर कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, यहाँ पर ए कंपोनेंट है बी कंपोनेंट है, अगर मैं ए के और बी के मोल फ्रैक्शंस को सम करूं तो मुझे क्या नजर आएगा, ए के मोल फ्रैक्शन को बी के मोल फ्रैक्शंस के साथ में ऐड कर रहा हूं, तो ए के मोल फ्रैक्शंस क्या होते हैं, ए के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, फिर बी के मोल फ्रैक्शन क्या होते हैं, बी के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो एलसीएम क्या आ रहा है, ए के मोल्स एन ए प्लस एन बी, जब एलसीएम एन ए प्लस एन बी आया तो ऊपर यहाँ पे क्या बचता है एन ए और प्लस क्या बचता है एन बी, विच कैंसिल आउट होकर के क्या आएगा यहाँ पर 1। मतलब अगर कोई बाइनरी सोल्यूशन है, अगर कोई बाइनरी सोल्यूशन है, तब उस बाइनरी सोल्यूशन में जो कंपोनेंट्स ए और बी प्रेजेंट है, उन दोनों कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शंस का जो सम होगा वो हमेशा कितना होगा, 1 होगा, हमेशा कितना होगा 1 होगा। अगर मान लो तीन कंपोनेंट प्रेजेंट होते, फिलहाल ये याद रखेंगे, फिलहाल क्या पता है, अगर इसके अंदर कितने कंपोनेंट होते, मान लो इसके अंदर एक कंपोनेंट और होता सी, और उसके मोल क्या होते एनसी, उसके मोल्स क्या होते एनसी, तब ए के मोल फ्रैक्शन क्या हो जाते, ए के मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए क्या होता, जाई ए या एक्स ए क्या होता, मोल्स ऑफ ए उस कंपोनेंट के मोल्स विद टोटल मोल्स, टोटल मोल्स में एक और मोल्स ऐड हो जाता, कितना हो जाता एनसी, यहाँ पर भी एक मोल्स ऐड हो जाता विच इज इक्वल्स टू एनसी, और यहाँ पर एक कंपोनेंट के ऑल मोल फ्रैक्शन निकलते कितने के, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट सी दैट इज इक्वल्स टू जाई सी और एक्स सी, क्या होता, जिस कंपोनेंट के भी मोल फ्रैक्शन निकाल रहे थे उस सब्सटेंस के मोल्स आप ऊपर लेने हैं और टोटल मोल्स को क्या करते हैं आप डिवाइड करते हैं, टोटल मोल्स से सॉरी एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। अगर मैं यहाँ पर तीनों को ऐड करता हूँ, यहाँ पर सोल्यूशन में कितने प्रेजेंट है कंपोनेंट्स, तीन कंपोनेंट है, बाइनरी सोल्यूशन नहीं है, तीन कंपोनेंट है ए बी और सी, अगर इन तीनों कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शंस को मैं ऐड कर देता हूं तो मुझे क्या ऑब्टेन होता है, जाई ए जाई बी और जाई सी, तो मुझे क्या क्या ऑब्टेन होता है उस केस में, जाई ए विच इज इक्वल्स टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, जाई ए एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, जाई सी विच इज इक्वल्स टू एन सी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। अगर इन तीनों में ध्यान से देखोगे तो एलसीएम क्या आ रहा है, एलसीएम क्या आ रहा है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, और ऊपर क्या बच गया एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, अगेन कैंसिल आउट होकर के क्या आएगा 1 ही आएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन में जो भी कंपोनेंट प्रेजेंट है, अगर किसी सॉल्यूशन में तीन कंपोनेंट है, चार कंपोनेंट है, पांच कंपोनेंट या एन कंपोनेंट्स है, उन सभी एन कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शंस का जो सम होगा वो हमेशा
ऑलवेज इक्वल्स टू क्या होगा, वो 1 ही होगा, वो 1 ही होगा। ठीक है ये बात। तो हम ये भी कह सकते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। अभी तक हमने जो सीखा है, अगर हम देखें मास परसेंटेज, मास परसेंटेज में ये मास परसेंटेज में वॉल्यूम का जिक्र नहीं है, ये क्या है, इंडिपेंडेंट है वॉल्यूम से, देयर इज नो वॉल्यूम। मास परसेंटेज में कोई वॉल्यूम नहीं है, मास परसेंटेज में कोई वॉल्यूम नहीं है, पीपीएम में कोई वॉल्यूम का जिक्र नहीं है, मोलालिटी, मोलालिटी में कोई वॉल्यूम नहीं है, डब्ल्यू अपॉन एम डब्ल्यू है। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, इसमें भी कोई वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम का कोई मेथड इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का कोई इसमें इस्तेमाल नहीं है। वॉल्यूम के फंक्शंस कौन कौन से आए हैं यहाँ पर, एक तो आया है वॉल्यूम परसेंटेज, एक तो आया है कौन सा, वॉल्यूम परसेंटेज, एक आया है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, एक आया है मोलैरिटी, मोलैरिटी, फिर आया है कौन, नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी। इन सभी में देयर इज नो वॉल्यूम, यहाँ पर कोई वॉल्यूम नहीं है, ये है जो है फंक्शन है किसके, वॉल्यूम के, यहाँ पर वॉल्यूम आती है। टेम्परेचर बढ़ने से, टेम्परेचर के अफेक्ट से वॉल्यूम में अफेक्ट आता है, वॉल्यूम में अफेक्ट आता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, अगर घर में पानी को उबाले, चाय को उबाले, चाय बनते हुए को उबाले, टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो वॉल्यूम जो होगा उस चाय का वो क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। तो वॉल्यूम जो होता है वो एक फंक्शन होता है टेम्परेचर से, टेम्परेचर से अफेक्ट होता है वॉल्यूम। तो हम ये कह सकते हैं कि मास परसेंटेज, पीपीएम, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर। ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है फ्रॉम किससे, टेम्परेचर से। और ये क्या करते हैं, ये है जो है वो फंक्शन है, फंक्शन है ऑफ किसके, टेम्परेचर के। मतलब ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेंगे, ये क्वांटिटीज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी, ये क्या होंगे, फंक्शंस होंगे टेम्परेचर के, मतलब ये डिपेंड करेंगे टेम्परेचर पे। साथ में एक चीज और ध्यान से समझें कि अगर किसी सोल्यूशन में n कंपोनेंट प्रेजेंट है, अगर कोई सोल्यूशन है जो n कंपोनेंट रखता है, n कंपोनेंट रखता है, 1 2 3, ये एक सोल्यूशन है। इस सोल्यूशन में कितने कंपोनेंट हैं, n कंपोनेंट से मिलकर बना है, 1 2 3 4, ऐसे इसके अंदर कितने कंपोनेंट है, n कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। तब हर एक का मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ थर्ड कंपोनेंट, सिमिलरली सबका जोड़ मोल फ्रैक्शन ऑफ n कंपोनेंट, ये हमेशा ये भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। क्योंकि किसी भी सोल्यूशन में हर एक कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है, हमेशा कितना होता है, 1 होता है। मोल फ्रैक्शन कितना होता है, 1 होता है। इसको भी हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर भी। इफ 120 160 gram of sodium hydroxide NaOH is dissolved in 180 gram of water, 180 gram of water, then calculate mole fraction of each component in this solution। इस सोल्यूशन में दो ही कंपोनेंट है, कौन कौन है, एक तो NaOH है और वो कितना है, 160 ग्राम, और वाटर कितना है, 180 ग्राम। ये दो कंपोनेंट प्रेजेंट है। इन दोनों कंपोनेंट के क्या पूछे जा रहे हैं, मोल फ्रैक्शंस पूछे जा रहे हैं उससे। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ मोल्स, फ्रैक्शन ऑफ मोल्स मतलब डिवीजन ऑफ मोल्स। तो आपको सबसे पहले क्या निकालने होंगे, इनके मोल्स निकालने होंगे। तब मोल्स निकलेंगे तभी क्या निकल के आएगा, मोल फ्रैक्शन निकल के आएगा। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या निकालने होंगे, मोल्स निकालने होंगे। मोल्स कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या पता है, वेट अपॉन मोलर मास, मोलर मास, मोलर मास वेट अपॉन क्या है, मोलर मास है। वेट कितना है NaOH का, अगर मैं NaOH के मोल्स निकालता हूँ, मोल्स ऑफ NaOH विच इज इक्वल्स टू वेट ऑफ NaOH, वेट ऑफ NaOH कितना दिया गया है,
160 ग्राम, 160 ग्राम। और NaOH का मोलर मास क्या होता है? 40 ग्राम मोल इनवर्स या 40 ग्राम पर मोल। ये हो गया, कितनी दफा कट गया? 4। भाई 40 कैसे होता है इसका? Na का 23 एटॉमिक मास, O का 16 और H का 1, जब जोड़ देंगे तो कितना आएगा निकल के? 40 निकल के आएगा। तो इस सोल्यूशन में, जो ये सोल्यूशन है, इसमें NaOH के कितने मोल्स है? बेसिकली 4 मोल्स। कितने मोल्स है? 4 मोल्स। नाउ मोल्स ऑफ वाटर विच इज इक्वल्स टू क्या? वेट अपॉन मोलर मास। वेट ऑफ H2O कितना गिवन है? 180 ग्राम। मोलर मास क्या होता है H2O का? 80 ग्राम मोल इनवर्स, यानी कि 80 ग्राम पर मोल। कैसे? H2O, H के एक एटम का जो मास होता है विच इज इक्वल्स टू 1 एटॉमिक मास यूनिट 1, तो 2 का कितना हो गया? 2, और O का कितना होता है? 16 विच इज इक्वल्स टू 18। तो यहाँ पर क्या हो गया? 18 हो गया, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया, 10 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया। तो क्या हो गया? 10 मोल्स प्रेजेंट है किसके? H2O के इस सोल्यूशन में। H2O के मोल्स जो है वो ज्यादा प्रेजेंट है और NaOH के मोल्स क्या है? कम प्रेजेंट है। लेकिन आपसे क्या पूछा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। पहले मोल फ्रैक्शन क्या निकालता हूं? ऑफ NaOH। किस डिनोट होगा? X ऑफ NaOH। मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH क्या होगा? X ऑफ NaOH या xi ऑफ NaOH विच इज इक्वल टू मोल्स। मोल फ्रैक्शन जिस कंपोनेंट के भी निकालने हैं उस कंपोनेंट के मोल्स आपको क्या करना है? ऊपर रखने हैं, 4 मोल्स ऊपर। और टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया यहाँ पर? दोनों का जोड़, दोनों का सम, क्योंकि मोल्स ऑफ NaOH प्लस मोल्स ऑफ H2O विच इज इक्वल्स टू 14। कैंसिल आउट करेंगे इसको, कैंसिल आउट करेंगे इसको। अभी देखेंगे, पहले यहाँ पर देखो मोल्स ऑफ किसका? H2O विच इज इक्वल्स टू क्या होगा? मोल्स ऑफ कंपोनेंट H2O 10 और टोटल मोल्स कितने हैं? 14। अगर यहीं पे चेक करना चाहते हो, क्योंकि अभी मैंने बताया कि एक सोल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट होंगे उनके मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा हमेशा कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। यहाँ पर चेक भी कर सकते हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH कितना है? 4/14 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O विच इज इक्वल टू 10/14। यहाँ पर अगर एलसीएम चेक करोगे तो क्या आएगा? 14, ऊपर बचेगा 4 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 14। 14/14 क्या निकल के आएगा? 1। तो यानी कि ये तरीका होगा निकालने का। सोल्व हम कर लेंगे, इसको काट लेंगे, आंसर आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन निकल के आ जाएंगे। ठीक हो गई बात। अब आते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी करते हैं। सारे और दिखाओ, पहले मुझे 1 मिनट रुकना।